जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज की क्लास में 100 प्लस से भी अधिक क्वेश्चन को हम करेंगे। ज्योग्राफी की क्लास रहेगी, भूगोल की क्लास रहेगी। सभी बच्चे प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर लगाते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए आज का जो अपना फर्स्ट प्रश्न है वो क्या दिया गया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो याद रखना ये न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, एक ज्यादा दूरी पूछता है। न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर, और उपसौर की जो घटना बनती है वो 3 जनवरी को, और ज्यादा दूरी बनती है आपके अपसौर जिसके 4 जुलाई को देखने को मिलती है। तो दोनों प्रश्न आपके बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के या पृथ्वी से सितारों की दूरी किस इकाई में मापते? जो खगोलीय पिंड होते हैं, वो पृथ्वी ग्रह हो चाहे मंगल ग्रह, उनके बीच की दूरी को बोलाता है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। मौसमी घटनाएं कौन से मंडल में संपन्न होती हैं? तो मौसमी घटनाएं आपके शोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में संपन्न होती है लाडले, ट्रोपोस्फेयर संपन्न में होती है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर ये देखने को हमें मिलती है। हाँ, अब सही है गुरुजी, ओके ओके बेटा, धन्यवाद आपका। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से अगला प्रश्न देखिए कि वायुमंडल में उपस्थित पैरावैगनिक किरणें अवशोषित कर लेती हैं, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर पैरावैगनिक किरणों को, सूर्य से आने वाली किरणों को कौन अवशोषित कर लेती है, अपने पास रोक लेती है, जिसके कारण पृथ्वी पे कैंसर जैसी समस्याएं नहीं होंगी। तुझे बोला था ना वॉइस चेक कर। अच्छा आ रही थी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार भाई, नमस्कार। पैरावैगनिक किरणों की बात की जाए तो याद रखना इसे अवशोषित कर लेती है ओजोन, यानी कि O3। तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा ओजोन, आपके ओजोन। अगले प्रश्न को देखिए, डोल ड्रम पेटी की सामान्यतः स्थिति क्या होती है? देखो, डोल ड्रम को दूसरी भाषा में बोलते हैं शांत पेटी कहा जाता है। शांत पेटी, शांत सीमा, जो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे का जो एरिया होता है, इस वाले एरिया को बोलते हैं डोल ड्रम पेटी या शांत पेटी कहा जाता है। और इसका राइट उत्तर हो गया भूमध्य रेखा के निकट। ऑप्शन संख्या ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। बार बार परीक्षा में पूछे गए वही प्रश्न आपको करवाने जा रहा हूं। तो सभी बच्चों से निवेदन है, लाइक शेयर करते चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। शाबाश मेरे शेर, वाह। चीते पड़े हो, चीते आप बहादुर चीते हो, बहादुर चीते, जो तूफानों की लहरों से भी नहीं डरते, समुद्र की। गोताखोर हो आप, गोताखोर। इधर देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न शानदार। फेरल का नियम क्या है? एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने एक नियम दिया, इसलिए उसके नाम पर ही रख दिया फेरल का नियम। फेरल का बता दूंगा, रुक। फेरल का नियम किस व्यक्ति से संबंधित है? देखो, फेरल ने पवनों की दिशा के बारे में संकेत दिया था, यानी कि पवनों की दिशा, ये फेरल का नियम है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें हमेशा मूव करती हैं, यानी कि चलती हैं। जहां वायुदाब निम्न होगा, जहां उच्च वायुदाब होगा, तो उच्च से निम्न की ओर पवनें हमेशा जाती है। ऐसी बात बताने वाले महोदय का नाम क्या था? महोदय फेरल। आपको ध्यान देना है, परीक्षा में आया हुए प्रश्न ही आपको करवा रहा हूं, भविष्य बन जाएगा आपका। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो रेलवे, चाहे SSC GD, चाहे CRPF, BSF, चाहे आपके आर्मी, अग्निवीर, आर्मी TA, और ये आपके ITBP, CRPF, CISF, खूब सारी भर्तियों के अंदर ये बार बार प्रश्न पूछे गए। ये सभी प्रश्न वही पढ़ा रहा हूं बेटा जो परीक्षा में आ चुके हैं। आगे देखिए, टोर्नाडो से क्या संबंधित है? टोर्नाडो क्या है? नाम से पता चल रहा है सर, टोर्नाडो एक बवंडर, एक तूफानी एरिया है। ऑप्शन में दिया गया एक अति उच्च वायुदाब क्षेत्र है,
एक अति निम्न वायुदाब क्षेत्र है, एक अति उच्च समुद्री तरंग है, एक सनातन पवन है। हाँ भाई, हाँ, ये एक निम्न, ये एक अति निम्न वायुदाब क्षेत्र है, टोर्नाडो। टोर्नाडो। बॉबी चौधरी, नमस्कार भाई, नमस्कार, राम राम भाई, राम राम। टीए का बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाए? भाई मनीष बाबू, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूं, कोई भी समस्या आप 9518806943 पर मैसेज छोड़ सकते हो। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पक्षाभ शब्द किससे जुड़ा हो? वाह क्या प्रश्न है, इसे बोलते हैं प्रश्न, पेपर में फिल्टर पढ़। पक्षाभ, पक्षाभ जो अति ऊपर जाने के बाद कुछ बादल बनते हैं, सूखे बादल, एक बादल जिसमें वर्षा हो रही है, इन्हें बोलते हैं पक्षाभ। सॉरी, एक ऊंचा बादल जो ऊंचाई पे बनते हैं, सफेद सफेद नंबर के, एक ऊंचा बादल। अगले प्रश्न में देखिए, समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में होता है? अब ये तो पता ही है, क्योंकि समुद्र से हम क्या प्राप्त करते हैं? नमक। और नमक में क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, या सोडियम क्लोराइड, या मैग्नीशियम सल्फेट। हाँ करें भाई कमेंट सभी बच्चे। लाल छड़ी मैदान खड़ी, लाल छड़ी तो मैदान खड़ी है, कोई नहीं, तू तो आ जा यहां बवंडर में, तेरा बनाओ मोर, मेरे यार दी अख लाल रहती है। बी उत्तर बता रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल, NaCl। आगे देखिए, गल्फ स्ट्रीम क्या है? बहुत शानदार पेपर, शानदार प्रश्न है, पेपर में छपा हुआ प्रश्न। गल्फ स्ट्रीम का संबंध किससे है? गल्फ स्ट्रीम का संबंध, ये देखिए, ये शब्द मस्त है, एक नंबर का। ये दो तीन चीजें और सिखाऊंगा तेरे को मैं, मस्त है। हाँ तो दिन में अब ये इतने भी है ना इस किताब में, सबको रगड़ दे। भी उत्तर बताया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखे थे, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है जो आपके अंध महासागर, अटलांटिक महासागर में चलती है। इसका उत्तर हो जाएगा अंध महासागर की एक गर्म जल धारा, उत्तर संख्या सी ऑप्शन। और इसी अंध महासागर के अंदर एक ठंडी ठंडी धारा चलती है जिसका नाम है लेब्राडोर। लेब्राडोर। तो लेब्राडोर नामक जो जलधारा है वो कौन से महासागर की ठंडी जलधारा है? अंध महासागर की। अगले प्रश्न को देखिए, हिंद महासागर की गर्म जलधारा, हमारा महासागर जिसकी आकृति कैसी है? एम के अनुसार। अंध महासागर की आकृति कैसी है? एस के अनुसार। यह भी पेपर में कई बार आता है। और इस अंध महासागर को बोलते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। सी उत्तर बताया, बी उत्तर बताया। कई विद्यार्थी पढ़ते, कई विद्यार्थी नहीं पढ़ते। कई ऐसे ऐसे बच्चे जुड़ते क्लास में, 5 मिनट आते फॉर्मेलिटी करने के लिए कि हाँ राकेश सर को बता दिया जाए कि हम भी आपकी क्लास लेते हैं, फिर उसके बाद में बच्चे हो जाते हैं छूमंतर, गायब। जैसे कोई सर्कस वाला जादू दिखाता है ना, तो पहला जादू दिखाने के बाद में वो जादू वो 6 महीने नहीं दिखाता। ऐसे कई बच्चे मैंने देखे यहां पर। और अभी भी बोल रहा हूं, बच्चों को ध्यानपूर्वक पढ़े, आपके भविष्य में काम देगा। अगले प्रश्न को देखिए, हिंद महासागर की गर्म जलधारा को अगलहुस्सा जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा, या आपके क्रोसी जलधारा, या लेब्राडोर, ये तो ठंडी जलधारा है। राइट उत्तर क्या बनेगा? बिल्कुल अगुलहास्य की जलधारा। राइट उत्तर बी ऑप्शन भाई। राजकुमार जाट कह रहा है सर बी उत्तर आएगा। मनोज प्रजापति बी, बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार, कि लाल सागर एक डैश का उदाहरण है।
लाल सागर है क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये थोड़ा सा आपने ध्यानपूर्वक नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। लाल सागर एक वलित संरचना है, लावा संरचना है, या भ्रंश संरचना है, या अवशिष्ट संरचना है? लाल सागर क्या है? लाल सागर एक सागर है, बिल्कुल भ्रंश संरचना है, जो घाटियों के नीचे स्थित होने वाला सागर। लाल सागर, भूमध्य सागर, दोनों को जोड़ने वाली नहर सवेज नहर। उत्तर संख्या बी। हाँ, आगे देखिए, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से हुई है। रूपांतरित चट्टानें जिन्हें बोलते हैं आपके कायांतरित चट्टानें। एक चट्टान होती है आग्नेय चट्टान, एक होती है अपसादी चट्टान। अपसादी और आग्नेय चट्टानों से जो नई चट्टान बनती है ना, उसे रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वो तल छठी और आग्नेय, बिल्कुल दोनों चट्टानें। इस तल छठी को बोलते हैं अपसादी। क्या बोलते हैं भैया? अपसादी भी कहा जाता है। चट्टानों की जननी किसको बोलते हैं? सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी? आग्नेय शैल। रूपांतरित चट्टानें वह होती है ऐसा पदार्थ जिसपे हाई प्रेशर देकर एक नया पत्थर या एक नई वस्तु बना ली जाए। एग्जाम्पल फॉर, जैसे संगमर, चूने पत्थर को टेम्परेचर देकर आपके जो घरों में लगाते हो ना, मार्बल वगैरह, ये रूपांतरित चट्टान का हिस्सा है। जिया हो बिहार के लाला, जिए तू 1000 साला। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न को फटाफट से। कौन सी चट्टान जैविक चट्टानें हैं? कौन सी चट्टान जैविक? जैविक का मतलब होता है जिसके अंदर जीवाश्म मिलते हैं। पेड़ पौधों और जानवरों के सड़ने गड़ने से एक चट्टान बाद में बनती है, पहले आगन्य फिर आपके जैविक वाली। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके यहाँ पे कोयला। क्या हो जाएगा भैया? कोयला। जैविक चट्टान का श्रेणी क्या है? ये तो ऐसे नहीं है, ऐसे पूरी ऐसे विक्टोरिया, ऐसे ऐसे करता है तो कभी कभार। कई बार कोयला नाम नहीं मिलता तो याद रखना आपके अवसादी, या याद रखना पेट्रोल। बहुत सारे एग्जाम्पल है। अपसादी चट्टान, तलछटी चट्टान। बिल्कुल मनोज का उत्तर आया, बिल्कुल। देखिए, गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा? याद रखना, नदियों के भाव से जब कोई मिट्टी आती है उस मिट्टी को खादर या जलोढ़ पंख या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो यहां जो राइट उत्तर बनेगा वह ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। जलोढ़ मिट्टी की नई उपजाऊ मिट्टी है उसे खादर बोलेंगे। वही खादर जो बाद में बांगर का रूप ले लेती है क्योंकि वहां नदियों का पानी बन नहीं पहुंचता। अगले प्रश्न को देखेंगे। सभी लोंडे क्या दिया गया? ओबरा एक जनजाति का समूह बताया जा रहा है। ओबरा किस के लिए फेमस है? ओबरा एक नई तेल शोधनशाला है, ताप विद्युत घर है, एक नया एल्यूमिनियम संयंत्र है, या पक्षी विहार है? ओबरा क्या है? अरे वाह जीतू, जा रहा है क्या आज? यार तो एक काम कर, नहीं कोई नहीं, राजकुमार ऊपर व्हाइट वाली शर्ट पहनी थी ना मैंने, उसके जेब में 100 रुपये पड़े, ऊपर वाले जेब में पड़े तो और भी है, तो 100 रुपये लिया, यहीं पे लिया। जा तू इसको साथ ले दे दिए ऊपर।
बी, बी नीचे। ताप विद्युत घर, ओबरा किस के लिए फेमस है? ताप विद्युत घर के लिए। आगे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किन दो स्थानों को जोड़ता है? नेशनल हाईवे 1 जो अमृतसर से दिल्ली की ओर, अमृतसर से दिल्ली की ओर ये आपको जोड़ता है। जय हिंद गुरुजी, नमस्कार भाई फौजी। आगे देखिए, दिल्ली एवं अमृतसर, दिल्ली अमृतसर अंबाला जलंधर, बिल्कुल राइट उत्तर। यहां ऑप्शन संख्या ए राइट हो जाएगा आपका इस प्रश्न का। ओबरा एक ताप विद्युत घर है, ये आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष की गई? भारत में डाक विभाग की शुरुआत किस वर्ष में की जाती है? और पहली बार जो डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई, ये आगरा से कलकत्ता की गई, आगरा से कलकत्ता। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 में डाक विभाग की स्थापना की जाती है। विवेक राय, गुड मॉर्निंग गुरुजी, नमस्कार भाई विवेक। ठीक है बेटा, एक्सीलेंट, लाजवाब गुरुजी, धन्यवाद आपका। आगे देखिए, भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्र में विभाजित किया गया? पिन कोड जो एरिया है, पिन कोड एरिया से ये पता चलता है आप कौन सी जगह से हो। वो आपके पोस्ट ऑफिस, तहसील, गांव को भी संबोधित कराता है। और भारत का जो पिन कोड डिजिट है वो याद रखना आपके 8 है। पिन का मतलब आपसे कई बार पूछ लेगा, पर्सनल इंडेक्स नंबर कहा जाता है इसका फुल नेम, पर्सनल इंडेक्स नंबर फुल नेम है इसका। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे सभी लोंडे, क्या दिए गए? भारत में एसटीडी, बहुत ही शानदार प्रश्न, एसटीडी सेवा कब प्रारंभ की गई? भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ की गई? 1960, 1974, 1958, 1952। भारत में जो एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई ये 1960 में। और 1960 के अंदर ही याद रखना, भारत में सिंधु नदी के जल को लेकर विवाद बना, जिसे सिंधु नदी जल समझौता बोला गया भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला देखिए, किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुष की अधिक है? यानी कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, क्योंकि वहां पर 1000 पुरुषों से ज्यादा फीमेल है, 1084। ये लिंगानुपात है। कौन से स्टेट का ज्यादा? केरल का। तो भारत का ऐसा राज्य जहां पुरुषों की तुलना से देखा जाए तो स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। जिया हो बिहार के लाला, जिए तू 1000 साला। ये गाना सुना है तुमने? जिया हो बिहार के लाला, जिए तू 1000 साला। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे, फिर एक लड़की एक लड़के से जुदा हो जाएगी, मिल नहीं पाएगी। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी तो बोलो कैसे रह पाओगी। अगले प्रश्न को देखिए, भारत में कौन से वर्ग की भाषाएं बोलने वालों की संख्या ज्यादा है? क्योंकि भारत में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? 22 है। लेकिन इसमें वर्ग पूछ रहा है, इंडो आयरन, द्रविड़, सायरो तिब्बती या आपके ओस्टो एशियन। बताइए दोस्तों, क्योंकि भारत में सबसे पहले किसने बसाए? आर्यन ने, इसलिए इसको इंडो आयरन या हिंदू आयरन कहा जाता है, जिसके तहत हिंदी भाषा का यूज किया जाता है।
अंजलि राजपूत सिविल सिविल इंजीनियर। सर यूपी का कितना है? क्या बताऊं यूपी का? यूपी का सेक्स रेशो तुम खुद देखो यार, तुम्हारा स्टेट है। अगला, भारत में मध्यवर्ती और दक्षिण भागों में, देखो भारत का एक तो बीच वाला एरिया और एक नीचे वाला एरिया में निवास करने वाली शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसे एसटी बोलते हैं, किस वर्ग से संबंधित है? एक बीच वाले एरिया में और एक नीचे वाले एरिया में, वह कौन से वर्ग से संबंधित है? तो सभी को पता होगा, आपके नेग्रिटो या आपके प्रोटो ओस्टोई। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपके गोंडवाना क्षेत्र में प्रोटो ऑस्ट्राइलड। ये आपको जनजाति याद रखनी है। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी तब भारत में कौन सी जनजाति पाई गई थी? द्रविड़ जनजाति। नहीं कुछ नहीं, आगे देखिए क्या दिए गए। किन लोगों को भारत के सबसे पुराने निवासी मानते हैं? तो भारत में जो कौन सी जनजाति या लोगों को पुराना माना जाता है? ऑप्शन में दिया गया भूमध्य सागरीय, या आपके नॉर्डिक, या आपके मंगलोइड, या आपके नेग्रिटो। सबसे पुरानी जो जनजाति समूह माना जाता है वो अफ्रीकन क्षेत्र की, याद रखना नेग्रिटो आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। कुछ हार्ड प्रश्न है लेकिन पढ़ना जरूरी है। समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व? सभी को पता है वहां पे सोडियम। गुड मॉर्निंग भाई, नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को, राम राम, वंदे मातरम। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न कि इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? इलायची की जो पहाड़ियां हैं उसे पालनी की पहाड़ियां, या नीलगिरी की पहाड़ियां, या आपके अन्नामलाई की पहाड़ियां जो दक्षिण भारत में स्थित है, आपके याद रखना कार्डम की पहाड़ियां। अगले प्रश्न को देखिए, एक असली कृषि किस प्रकार की कृषि का प्रमुख लक्षण है? हाँ, स्थानांतरण कृषि, बिल्कुल, जिसमें लोग पेड़ पौधों को काटकर जलाकर खेती करते 1-2 वर्ष के लिए, फिर आगे चल जाते। घुमक्कर जनजाति के लोग होते हैं जिसे झूमिंग कृषि बोलते हैं, झूमिंग कृषि। बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न कि कौन से प्राकृतिक प्रदेश को विश्व में सागर की रोटी या सागर की कटोरी के नाम से जानते हैं? संसार की रोटी। स्टेपी प्रदेश को, मानसूनी प्रदेश को, बिल्कुल स्टेपी प्रदेश जो यूरोप के अंदर क्षेत्र पड़ता है,
तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, बिल्कुल राइट है। सोडियम पाया जाता है अंजलि राजपूत, आपका उत्तर सही है। अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न के, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशु चारण करती है, पशुओं को चलाती है? एस्किमो, पिग्मी, बोडो और मसाई। बिल्कुल अफ्रीका क्षेत्र में पाई जाने वाली मसाई जनजाति एक सबसे बड़े पशु चारण है। लेकिन पशु चारण में भारत में जैसे बक्कर, बक्कर वाल और प्लस में आपके टोडो, टोडो जनजाति। वह मिट्टी जिसका रंग लोह ऑक्साइड की उत्पत्ति के परिणाम होता है। रेगुर, लेटेराइट, बांगर और क्षारीय। क्या क्या चलेंगे कार्य में? ठीक, कोई क्या क्या आज फोन पे आगे अतरा थोड़ी बोले एक बिल्कुल लो ऑक्साइड की जो मात्रा पाई जाती है वो आपके बांगर या रेगुड़ या इसको बोलते हैं रेटराइट मिट्टी। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? दक्कन पास एक क्षेत्र है, दक्कन पास, जो दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच में, यानी कि बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेशों के दो द्वीपों के बीच में, एक दक्षिणी अंडमान और एक छोटा अंडमान, इन दोनों के बीच में पाए जाने वाले क्षेत्र को दक्कन पास कहा जाता है। लगाइए भाई, प्रश्न को लगाइए सभी बच्चे, कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रदेश एक दूसरे से किससे पृथक होते हैं? इन दोनों को जो अलग करने वाली डिग्री चैनल है उसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं भैया? 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। हिमालय पर्वत के सर्वोच्च शिखर जो माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है, कहां स्थित है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितने किलोमीटर या सॉरी मीटर में स्थित है? आइए आइए, कहाँ है भाई मुस्टंडे, कहाँ घूमती? आज तो हाइपर सिटी जा रहा है। हाँ, सपना कह रही है सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है इधर आजा।
तो सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट की 8848 मिलती है। 48 ना मिले तब 50 कर सकते हो। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है, जो भारत को उत्तर और दक्षिण भागों में दो भागों में बांटती है, जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। इसे बोलते हैं आपके कर्क रेखा, जो 8 राज्यों से गुजरती। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है लाडले। उठते ही क्लास में आ गई गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल, होनहार बच्चे ऐसे तो होते हैं। मनार की खाड़ी कहां पर स्थित है? मनार की खाड़ी, मनार की खाड़ी, आपके खंबात की खाड़ी, अलग अलग खाड़ी है। मनार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व दिशा में, जो भारत और श्रीलंका को क्या करती है? पृथक करती है। करे भाई लाइक शेयर सभी बच्चे। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी लौंडे कि भारत का मानक समय रेखा, जो भारत का टाइम बताता है, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, आईएसटी, कितने देशांतर डिग्री को एक स्थानीय समय बताया गया है, एक मानक समय बताया गया है, जो भारत के इस प्रकार बीचों बीच है, जो इलाहाबाद से इसका टाइम लिया गया। बिल्कुल 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, उत्तर संख्या बी, जो विश्व के टाइम जोन से 5.5 घंटे क्या है? आगे है। गुरुजी क्या कर रहे थे? सुनील सर अंदर थे क्या? आगे देखिए क्या देगा, सॉरी माफी चाहता हूं। भारत और चीन को, भारत और चीन को दो भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन को दो भागों में बांटने वाली रेखा का नाम पूछ रहा है। बिल्कुल, भारत और चीन को बांटती है मैकमोहन रेखा, क्योंकि रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान अफगानिस्तान पड़ती है आपके डुरंड रेखा। अगले प्रश्न को सभी लोंडे देखेंगे क्या दिया गया। देखिए, कोडाइकल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी, विंध्याचल, नीलगिरी, अरावली, बताइए दोस्तों।
कोडाइकल, कोडाइकल, गंगोत्री इधर आ जाए यार। कोडाइकल किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? दक्षिण भारत की नीलगिरी, पालनी की पहाड़ियां, विंध्याचल की पहाड़ियां। तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपके पालनी की। नीलगिरी की पहाड़ियों की याद रखना, यहां की एक चोटी है जिसे बोलते हैं डोडा या डोडा बेटा, जो दूसरी सबसे ऊंची दक्षिण भारत की। अरावली ये आपके पश्चिमी क्षेत्र में पड़ती है, जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली। अगले प्रश्न को देखिए, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर एक बर्फ की चट्टान है जो लद्दाख, भारत और पाकिस्तान के बीच का एक विवादित एरिया है, जिसे बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से जो निकलती है उसे हम गंगा नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंगा नदी कहा जाता है। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न, कि डूरेंट लाइन किन दो देशों को अलग करती है? डूरेंट रेखा निम्नलिखित में से कौन से दो देशों के बीच पड़ती है? डूरेंट लाइन। ऑप्शन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका और मैक्सिको, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन। अभी बताया था, भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा है, भारत और चीन मैकमोहन रेखा है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरेंट रेखा है। भारत में सबसे कम वर्षा वाली जगह कौन सी है? भारत में सबसे कम वर्षा लेह, जैसलमेर या बीकानेर या जयपुर। राजस्थान में सबसे कम जैसलमेर है, लेकिन पूरे भारत में सबसे कम वर्षा पाई जाती है आपके लेह लद्दाख में। सबसे ज्यादा पाई जाती है मेघालय के मासिन राम में। कदम कदम तुम बढ़ाए जाओ। अगले प्रश्न का उत्तर बताइए, भारत की सबसे बड़ी सुरंग का नाम क्या है? भारत की जो सबसे बड़ी सुरंग है वो किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या जम्मू एंड कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी सुरंग का नाम बताना है आपको। करें सभी दोस्त, लाइक शेयर करते चलेंगे भाई सभी बच्चे। भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम, हाँ भाई मुस्टंडे, सबसे लंबी ज्वार सुरंग पड़ती है आपके जम्मू एंड कश्मीर में। आगे देखिए, पूर्वी और पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, इन दोनों को जोड़ने वाली पहाड़ी का जो नाम है वो याद रखना आपके नीलगिरी की पहाड़ियां। क्या बताओगे? नीलगिरी की पहाड़ियां। उत्तर संख्या आपका डी उत्तर, जो केरल और तमिलनाडु में आपस में ये पहाड़ियां जुड़ती हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। अगले प्रश्न को सभी बच्चे देखेंगे, क्या दिया गया है नेक्स्ट प्रश्न, कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस से है? ऑपरेशन फ्लड तिल के उत्पादन, दूध के उत्पादन से, अनाज के उत्पादन से, अंडा उत्पादन, कई सारी क्रांतियां बहुत मिलेंगी आपको, फसल क्रांतियां। ऑपरेशन फ्लड से तिलन, दूध, अनाज, अंडा उत्पादन। बताइए दोस्तों फटाफट से। हाँ, दूध क्रांति का जो जनक है वो वर्गीज कुरियन है, जिसे सफेद क्रांति कहा जाता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके सी ऑप्शन। तिलल क्रांति को कहा जाता है पीली क्रांति, और अनाज के उत्पादन को हरित, अंडा उत्पादन रजत क्रांति। हाँ, पोर्ट ब्लेयर एक राजधानी एरिया है, और ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। ये कौन से द्वीप पर है? उत्तरी द्वीप, मध्य द्वीप, दक्षिणी द्वीप या छोटा अंडमान? पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है लाडले, बताइए। बिल्कुल दक्षिणी अंडमान एरिया के अंदर पड़ता है, जो उत्तरी निकोबार के ऊपर का एरिया है। दक्षिणी अंडमान और आपके छोटा अंडमान, इन दोनों को बीच में अलग होता है आपके दक्कन पास।
अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का भारत का स्थान बताना है। ऑप्शन में 10वां, 5वां, दूसरा या 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? लाइक शेयर करते चलेंगे सभी बच्चे भाई। पहले नंबर पे रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वां स्थान। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से जुड़ी है? बिल्कुल 4096 किलोमीटर। 3488 जुड़ी है चीन से, 3323 जुड़ी है पाकिस्तान से और भूटान से जुड़ी हुई है 699। सबसे कम बोले तो अफगानिस्तान से जुड़ती है 106 किलोमीटर। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे या लंबे मार्ग से गुजरती है, जो ज्यादा दूरी तय करती है, जो असम के डिब्रूगढ़ से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी, जिसे बोलते हैं विवेक एक्सप्रेस। क्या बोलते हैं? विवेक एक्सप्रेस कहा जाता है लाडले। अगला प्रश्न, ग्लोब पर भारत की स्थिति किन अक्षांश में है? ये अक्षांश बताने आपको, यहां से लेकर यहां तक का, जो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन संख्या सी। हाँ, अगले प्रश्न को देखते हैं लाडले। देखिए, कौन सी अक्षांश रेखा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, जिसे दूसरी भाषा में तो नाम दिया था कर्क रेखा, लेकिन यहां पर तो डिग्री अक्षांश पूछ लिया। और थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था आपको, बिल्कुल 23.5 डिग्री। कौन सी अक्षांश है ये? उत्तरी अक्षांश। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके सी वाला, कर्क रेखा। हाँ बिल्कुल। किस राज्य में सर्वाधिक चंदन, चंदन भाई साहब चंदन की बात कर रहा है, जो लाल सफेद रंग के चंदन देखने को मिलते, सबसे ज्यादा चंदन जो पाए जाते हैं वो कर्नाटक राज्य में देखने को पाए जाते। पुष्पा भाई, ये साला झुकेगा नहीं, ये चंदन के लिए झुका नहीं है, बोला चंदन लेके जाऊंगा मैं। इधर आ जाओ छतरी। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस, ये 12-12 घंटे का चीता खड़ा है तेरे सामने, 12 घंटे। अभी आएगी, आने दे, भर्ती आने तब देखिए तू। ये तो कुछ नहीं है बच्चे, यहां 500-600 ऐसे चलेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 5 दिसंबर, 8 जून, 5 अक्टूबर, 5 जून। कोई दिक्कत है यहां तक? पर्यावरण दिवस सभी को पता है सर 5 जून को है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस है। कल नहीं आया तो? कल आया था। सतपुड़ा की जो श्रृंखला है वो कहां है? सतपुड़ा जो पर्वतमाला है लाडले, ये मुख्य रूप से आपके मध्य प्रदेश में पड़ती है। कहां पड़ती है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों एरिया के अंदर आती है। सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो मध्य प्रदेश में, जिसको बोलते हैं धूपगढ़। और सतपुड़ा के ऊपर बहती है आपके नर्मदा, और सतपुड़ा के नीचे बहती है ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो ये पेपर में आता है सतपुड़ा पर्वत। हाँ सतपुड़ा बोल दो। अगला प्रश्न देखिए कि महेंद्रगिरी की चोटी, महेंद्रगिरी की चोटी कौन से हिस्से में?
सर महेंद्रगिरी की चोटी उड़ीसा में 1501 मीटर इसकी हाइट है। अब उड़ीसा कहां पे है? बिल्कुल सर पूर्वी तट बोलो या पूर्वी घाट बोलो। उत्तर संख्या ए ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखिए, दक्षिण भारत ये वाला एरिया है, इसकी सबसे ऊंची चोटी यहां पड़ती है केरल में, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है, जिसे बोलते हैं अन्नायमुड़ी, जो 2695 मीटर हाइट है। लेकिन दूसरी ऊंची बोले, दूसरी जो दोडा बेटा है, जो नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। शाबाश, चीते, चीते पड़े हो, चीते, खतरनाक घायल चीते पड़े, घायल चीते। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न, कि भारत में सबसे कम आबादी वाला नगर पूछ रहा है, सॉरी राज्य पूछ रहा है, स्टेट। और भारत में सबसे कम आबादी वाला शहर पूछे तो याद रखना कपूरथला पंजाब में, सबसे कम जनसंख्या कपूरथला पंजाब। लेकिन ज्यादा जनसंख्या वाला शहर बोले तो मुंबई, ज्यादा जनसंख्या वाला जिले बोले तो महाराष्ट्र का ठाणे। यहां जो राइट उत्तर होगा, सबसे ज्यादा कम पूछ रहा है सिक्किम, ज्यादा बोले तो कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। लगाइए बच्चों, सभी लाइक शेयर करेंगे, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जिया हो बिहार के लाला, जिए तू 1000 साला। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, अब एरिया की बात कर रहा है, 3702 वर्ग किलोमीटर में है, बिल्कुल गोवा। और बड़े की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में। सपना बहुत पढ़ती है, हाँ बिल्कुल, सपना ही एक लड़की ऐसी है जो अब की बार वर्दी ग्रहण करेगी, बाकी तो मुस्टंडे हैं। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, जो समुद्र के साथ ज्यादा सीमा बनाता है, ये वाला एरिया? बिल्कुल राइट उत्तर सर, गुजरात राज्य, सॉरी राजा नहीं, राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले नेफा, उसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम है नेफा। जहां पे सबसे पहले सूर्योदय को देखा जाता है, सूर्योदय भारत के किस राज्य में सूर्योदय? याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में। लक 28 कुड़ीदा, 47 वेट कुड़ीदा। अगले प्रश्न को देखें, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक एरिया है? समुद्री उत्पादन, तो इसका राइट उत्तर तमिलनाडु, गुजरात, केरल या उड़ीसा। तो समुद्री उत्पादन में तो सभी को पता है, जैसे नमक हो गया, नहीं व्यापार यहां पर है, राइट उत्तर केरल। कहां बैठ जाए? भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक घोलन केंद्र के नाम से जाना जाता है? अंदर कर जा साइकिल, ताला लगा दे, जा तू करा क्या?
लाइव चल रही है यार, मान जा यार थोड़ा सा। हाँ गुड मॉर्निंग, भाग जाए से, मैं अपने आप चला जाऊंगा। भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक घुलन के केंद्र के नाम से आता है? तो याद रखना हैदराबाद। चार मीनार। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया कि रेल के डिब्बे कहां बनाए जाते हैं? तेरी मैडम को और तेरों को, यहीं दोनों को रगड़ दूंगा मैं। आया बच्चा, मैडम पहुंचा देना। तेरी मैडम और तेरे को दोनों को यहां रगड़ दूंगा सुबह सुबह। देखिए कि रेल के डिब्बे जो बनाए जाते हैं वो सभी को पता है, कपूरथला। राइट उत्तर यहां हो जाएगा बी ऑप्शन, पंजाब। अनुसुप्पा एक गर्म पानी का स्रोत है। अनुसुप्पा एक गर्म पानी का स्रोत है, उड़ीसा। बैठे रहे, बाकी मैं देख लूंगा। चला जाए, मेरे दिमाग खराब मत कर। हाँ कह दे कौन है सुन। अनुसुप्पा एक गर्म पानी का स्रोत है जो उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल कटक। और यहां पे बना हुआ है राष्ट्रीय चावल शोध केंद्र। चावल शोध केंद्र। बैठ रही है। ये गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप सही कर लो, गलत नहीं करना आपको। गोरी खोल दरवाजा, आए दूल्हे राजा। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिए गए कि उरी एक पनडुब्बी, सॉरी आपके पन बिजली परियोजना है उरी। उरी बताना ये कहां पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। ये देख, ये ठीक नहीं कटा, ठीक नहीं कटा ये। हाँ, उरी जम्मू एंड कश्मीर में एक परियोजना है। निम्नलिखित राज्यों में से श्रीहरिकोटा जो भारत में उपग्रह लॉन्चिंग पैड है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहां से आर्यभट्ट नामक उपग्रह को छोड़ा गया सबसे पहले वाला, इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के अंदर। पुलिकट झील के अंदर। दिया था उसको 100 रुपए। आगे देखिए क्या दिया गया कि टीटागढ़ जाना जाता है, ये अच्छा प्रश्न है। कागज के लिए, लो इस्पात के लिए, या सीमेंट के लिए, या जूट के लिए? खड़ा है। पानी लिया थोड़ा सा, गुनगुना लाइयो, मीठा मीठा, वो थोड़ा थोड़ा गरम गरम। कागज उद्योग तो बोल दियो, पर सूबेदार को दे देंगे। हाँ, मीठे पानी की, पानी ना देंगे क्या? पानी नहीं देंगे, धमका दियो। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बिल्कुल वूलर झील है, जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। वूलर झील जम्मू एंड कश्मीर में। वाह भाई, शाबाश। कमेंट करा करो सभी बच्चे मिलके। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया है। भारत में शंकुधारी वन कहां पाए जाते हैं? जो इस प्रकार के लंबे लंबे रेखीय वन होते हैं। ये मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सतपुड़ा या राजस्थान? शंकुधारी पर्वतीय वन मिलेंगे शायद हिमाचल प्रदेश।
प्रणाम गुरुजी, नमस्कार नमस्कार। बिल्कुल पर्वतीय वन हिमाचल प्रदेश। कश्मीर की ग्रीष्मकालीन, कश्मीर में गर्मी के समय जो राजधानी बनती है वो श्रीनगर है, और सर्दी के समय, शीत के समय याद रखना आपके जम्मू। देसी छोरा रोहतक आ रहा, के ज्ञान से छोरे रोहतक आ रहे, तेरे फिल्टर सोट करा देंगे। अड़न आले फिल्टर आ रे। नाथुला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम या उत्तराखंड? नाथुला दर्रा कहां स्थित है लाडले? नाथुला दर्रा जो पड़ता है वो याद रखना सिक्किम में है, और यहीं और पड़ता है झेले पला। झेले पला दर्रा भी सिक्किम में। विख्यात दिलवाड़ा जो मंदिर है ये कहां है? ऑप्शन में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान। विख्यात दिलवाड़ा के मंदिर, विख्यात दिलवाड़ा के जो मंदिर पड़ते हैं ये राजस्थान के माउंट आबू सिरोही के अंदर पड़ते हैं, अरावली क्षेत्र। मस्त है गुरुजी, धन्यवाद बेटा, बहुत बढ़िया, मस्त रहना है। सचिन ने बोल दे है मन्नासी का तू। काजीरंगा, काजीरंगा किस राज्य में स्थित है? असम में, उत्तराखंड में, मेघालय में, जम्मू एंड कश्मीर में? ना ना तू ही रहू रहे, क्या करोगो? बने को नहीं, क्या क्या शर्त लगा ले? जब पानी ले आते अतर नॉर्मल ले आते सीधो ही। करे भाई, कमेंट करे। क्या दिया गया है कि काजीरंगा एक सिंग वाला गैंडा जो फेमस है असम राज्य में। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा भी देखा था हमने? ऑप्शन संख्या यहां पे कर्नाटक हो जाएगा। चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक। अच्छा, मेरे घर आ जाओ सर, पानी के साथ चाय भी मिलेगी, धन्यवाद आपका। अब पढ़ ले यहां आगे, देखिए निम्नलिखित में से, इनमें से कौन सा राज्य गैर शहतूत रेशम उत्पादित करता है? शहतूत का उत्पादन करता है। ऑप्शन में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या जम्मू एंड कश्मीर? करे कमेंट भाई। नाल मलरी शहतूत का उत्पादन करता है, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपके उड़ीसा राज्य। भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? खाद अगर वर्तमान में देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा दो राज्य। एट ए प्रेजेंट देखे तो सबसे ज्यादा जो खपत है वो पंजाब और हरियाणा, ये दोनों राज्य, यहां दोनों पजल होते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में एक साथ मिल जाए तब आपको हरियाणा पहले करना पड़ेगा। हाँ ले आते थे।
अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया गया। राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहां पड़ता है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय करे भाई, कमेंट करें सभी बच्चे। फॉरेस्ट, बिल्कुल उत्तराखंड के देहरादून में। टीका और साल किस जंगल के प्रधान वृक्ष के नाम से जाने जाते हैं? टीका और साल नामक वन है, ये कौन से जंगल के जाने जाते हैं? बिल्कुल, ये आर्द्रपड़, ये पतझड़ राइट उत्तर हो जाएगा इसका। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ के रूप में जाने जाते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया है कि झूम क्या है? झूम, ये कोई झूम बराबर झूम डांस नहीं है तुम्हारा। झूम क्या है एक? करे भाई, कमेंट करे, झूम क्या चीज है? करे भाई, कमेंट करे। झूम, याद रखना, झूम एक सर कृषि का तरीका है जो स्थानांतरण कृषि कहलाती है। एक जगह से दूसरी जगह पे आगमन होता है, पेड़ पौधों को काटते हैं, जलाते हैं और फिर खेती करते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। इसको झूम कृषि कहा जाता है। इसको बेवड़ा, इसको पूड़ा कृषि भी कहा जाता है। भारत में किस खाद्य फसल का, खाद्यान्न फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा है? भारत कौन से अन्न का सबसे उत्पादन ज्यादा करता है, ये आपको बताना है। करे भाई कमेंट। बिल्कुल, राइस का, धान यानी कि चावल का। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्या दिया गया। हरित क्रांति, हरित, यार तेरा दिमाग खराब, मेरा खराब दिमाग, सबको पता है, चाय चाय पीता है। हरित क्रांति की सफलता के संबंध में वैज्ञानिक बताना है। हरित क्रांति जो चलाई गई थी, ये नॉर्मन बोरलो के द्वारा चलाई गई, और हरित क्रांति गेहूं, चावल इत्यादि फसल के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है नासिक, सोलापुर, नागपुर या उज्जैन? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा अंगूर की पैदावार के लिए नासिक, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिए, क्या दिया गया। रेशम के फसल, रेशा फसल निम्नलिखित में से कौन सी है जिस फसल से रेशा ही रेशा तैयार होता है? फाइबर, कपास भी है, सन भी है और जूट भी है। उत्तर संख्या, रेशे युक्त फसल, कपास, सन, जूट, पटसन, मेस्ता, रेशम कीट पालन भी। राहुल है क्यों कहते होड़ा चला ले।
ओड़ा चला ले मरी लिया। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? कार्बनिक पदार्थ किस, अरे वो वाला किस नहीं है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ होते हैं? पीट, लेटराइट, जलोढ़ या लाल मिट्टी? बताइए। जैविक पदार्थ ज्यादा देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, जैविक पदार्थ की जो प्रधानता होती है वो लेटराइट मिट्टी, कार्बनिक पदार्थ। हाँ बिल्कुल, जलोढ़ मिट्टी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध अगुलियो गोमा नामक एक झील क्षेत्र, ये कौन से क्षेत्र में पड़ता है? ये अच्छा प्रश्न है, हार्ड प्रश्न है ये। ये पड़ती है भैया संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस पेड़ से हम कोनेन नामक को प्राप्त करते हैं? इस पेड़ का नाम है सिनकोना। ये पेपर में कई बार आता है, सिनकोना से कोनेन प्राप्त किया जाता है। देखो ब्लैक सॉइल में तो होता है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में अच्छा पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय किस जगह पड़ता है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, जहां पर गेहूं रिसर्च सेंटर है। अब राजेंद्र नाम से आ गया क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र के नाम पे रखा गया, और डॉक्टर राजेंद्र कहां के गांधी थे? बिहार के। पूसा बिहार में पड़ता है बेटा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुदित कहलाता है या मरुदभिद है? ये सरसों का, करील का, अमरबेल, इनमें से कोई नहीं। हाँ, करील का पौधा। अगले प्रश्न को देखिए कि भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, रबड़। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है लाडले? रबड़ का जो पैदावार सबसे ज्यादा है वो याद रखना, यहां पर रबड़ केरल राज्य में। मसालों का बगीचा उपनाम किस राज्य को कहा गया? मसालों का बगीचा उपनाम किस राज्य को? कर्नाटक को, झारखंड को, केरल को या आपके गोवा को? मसालों का राज्य, मसालों का बगीचा। करे भाई, कमेंट करें सभी बच्चे। मसालों का बगीचा कौन से स्टेट को बोला गया? धीरे,
यही हो जाएगी रपाटप। क्या करते थे तुम, है? नौ 45, 1 घंटा शेष हो रहा है। देसी छोरा रोहतक आड़ा, ए उत्तर आया है गुरुजी इसका, बिल्कुल ठीक है। मसालों का बगीचा कहा जाता है आपके केरल को। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। जूट सबसे अधिक उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? जूट का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला स्टेट, जूट। जूट पैदावार करने वाला सबसे बड़ा राज्य याद रखना है, जूट। और जूट होता है आपके बंगाल के डेल्टाई भूमि में। निम्न में से कृषि कार्य प्रणाली में कौन सी पारिस्थितिक मिस्र भी कहलाती है? यह अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल, कार्बनिक खेती को आपके क्या बोलते हैं? कृषि प्रणाली की पारिस्थितिक तंत्र, कार्बनिक खेती। अगला प्रश्न, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सर चश्मा लगाए ना, इधर आ जाओ बांदर। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य सभी को पता है सर, उत्तर प्रदेश है। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है? किसी को चाय पीनी हो तो भाई मुझसे मत मांगना, घर पे आवाज लगा देना। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे। फोन को चार्ज लगा दो। देखो, कपास के लिए काली मिट्टी, ब्लैक सोइल, रेगुड़ जिसे कहा जाता है, रेगुड़ मिट्टी। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया है। सिंधु गंगा के मैदान नई जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन में खादर, रेगुर, ऊसर या बांगर। जो सिंधु में नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बोलते हैं आपके खादर, और बांगर कहा जाता है पुरानी को। आई लाइक टी, तो टी नहीं मिलेगी तुझे। घूम घाघरे आरी तेरे मोटे मोटे नैन हैं, इधर आ जब। कुफरी चमत्कारी किस फसल की प्रजाति है? यह अच्छा प्रश्न है। यह कौन सी फसल की किस्म का नाम है? कुफरी चमत्कार, मूंगफली, कपास, आलू या आम? पैदावार ज्यादा देता है, मोटे मोटे आलू को देता है ये। कुफरी चमत्कार एक आलू की प्रजाति है या किस्म है। आगे देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे ज्यादा समुद्रों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राइट उत्तर हो जाएगा केरल। आगे देखिए, भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक
गूलन केंद्र कहलाता है, ये पढ़ लिया था हमने हैदराबाद। ये दोनों प्रश्न पढ़ लिए बेटा, दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आगे देखिए, अफ्रीकाई एक देश है घाना, इसका पुराना नाम क्या था? तो याद रखना, इसे पुराना नाम था गोल्ड कोस्ट। उत्तर संख्या आपके सी। जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जिम्बाब्वे का जो पहले नाम था रेडियोसा, नामीबिया या आपके जंजीबार। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम। करे भाई, कमेंट करे। तो जिम्बाब्वे का जो पहले नाम था इसको बोलते थे आपके रोडसिया। अगले प्रश्न को देखिए, इसमें इतने, अगले नेक्स्ट देखिए फटाफट से। ये हो गया अपना। ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, लोहे का सबसे शुद्ध प्रकार कौन सा होता है? लोहे का सबसे शुद्ध प्रकार किसे कहा जाता है? लोहे का शुद्ध प्रकार किसे कहा जाता है? करे भाई कमेंट। हाँ, रोट आयरन, पिटा हुआ जो लोहा होता है। जावर की जो खाने हैं ये राजस्थान के उदयपुर में पाई जाती है, उदयपुर में, व्हाइट सिटी में। और ये किसके लिए फेमस है जावर की खाने? करे भाई सभी बच्चे। हाँ, जावर, जिंक जस्ता। उत्तर संख्या ए, जस्ता। अगले प्रश्न को देखिए, भारत में बॉम्बे हाई, एक जगह है बॉम्बे हाई जो महाराष्ट्र में पड़ती है, और ये किसके लिए फेमस है? बॉम्बे हाई से किसका उत्पादन किया जाता है? महाराष्ट्र, बॉम्बे हाई। खनिज तेल वगैरह निकलते हैं सर, बिल्कुल, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। भारत में सबसे अधिक किसका आयात किया जाता है? आयात, आयात मतलब भारत को आवश्यकता पड़ती है अन्य देशों से। ऑप्शन में मैग्नीज, बॉक्साइड, अभ्रक या सल्फर गंधक।
बिल्कुल, भारत सबसे ज्यादा सल्फर गंधक का आयात करवाता है, ये आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग सबसे फेमस है? चूड़ी, बैंगल्स, आपके बंगे। चूड़ी के लिए उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद बहुत फेमस है बेटा। अगला प्रश्न, देश में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? अभ्रक, माइका खनिज की बात करें, सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो माइका याद रखना सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है बेटा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कौन से राज्य अग्रणी है? पवन ऊर्जा किस राज्य में सबसे बड़ा केंद्र है पवन ऊर्जा? बताइए दोस्तों फटाफट से, पवन ऊर्जा के लिए। तो पवन ऊर्जा के लिए सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो आपके तमिलनाडु है बेटा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां लगाएगा? उर्वरक संयंत्र ऑप्शन में ट्राम्बे, आलवे, झारखंड के सिंदरी के अंदर लगाया गया था सबसे पहले उर्वरक केंद्र, फर्टिलाइजर प्लांट। डी। अगला प्रश्न देखिए, नावा सेवा नामक एक बंदरगाह है, यह परियोजना कौन से जगह स्थित है? कोलकाता, मुंबई, पारादीप या चेन्नई? तो नावा सेवा एक जो बंदरगाह पड़ता है, ये जिसे ज्वार सागर भी कहा जाता है, मुंबई आपके। अगले प्रश्न को देखिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस जगह पे स्थित है? तो सभी को पता है मुंबई। देखिए भटकल बंदरगाह, भटकल एक बंदरगाह है, ये कौन से राज्य में पड़ता है? भटकल बंदरगाह, छोटा बंदरगाह है भटकल। भटकल बंदरगाह। बिल्कुल कर्नाटक राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार बंदरगाह, टैक्स नहीं लगता, उस बंदरगाह से टैक्स नहीं लगता, और वो एक प्राचीन भी गिना जाता है, और जिसे बोलते हैं गुजरात का कांडला बंदरगाह, जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, नया नाम है दीनदयाल।
अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। पूर्वी समुद्री तट का एक कृत्रिम बंदरगाह, इस वाले एरिया की बात कर रहा है, ये इस वाले एरिया की, जो तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है, जिसे चेन्नई बंदरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन्नई बंदरगाह कहा जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा सबसे पहले होती है, ये कौन से मानसून से होती है? तो इसे बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो केरल के मालाबार तट पे वर्षा करती है। भारत में सबसे पहले ग्रीष्मकालीन जो समय में वर्षा होती है, इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया? सर्वाधिक वर्षा किस जगह पर होती है? सबसे ज्यादा वर्षा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। सर्वाधिक वर्षा सभी को पता है, मेघालय के मासिन राम में। अगला, आइसो हाइट रेखा नक्शे में किसको दर्शाती है? समताप को, समवर्षा को, समदाब को, या सम ऊंचाई को? ये सभी बच्चे वीडियो के कमेंट में लास्ट उत्तर दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ज्योग्राफी के शानदार प्रश्न मैंने आपको करवाया आज की क्लास में, तो सभी बच्चे इस ज्योग्राफी के प्रश्न को अच्छे से लगाना।